पहले दिन ही उसकी लड़ाई हो गई थी और अब यही द्वेष चंद्रगुप्त के लिए महंगा साबित होने वाला था। छात्रों के उस समूह में ज्यादातर राजकुमार थे और उनमें भी राजकुमार वीरसेन का वर्चस्व सबसे ज्यादा था। वीरसेन चंद्रगुप्त के साथ हुई पहली मुलाकात से ही चिढ़ने लगा था और अब उसका एकमात्र लक्ष्य चंद्रगुप्त को किसी भी तरह से तक्षशिला से बाहर करना था। चंद्रगुप्त को देख वीरसेन मुस्कुराते हुए बोला, अरे देखो देखो, शूरवीर चंद्रगुप्त ने हमारे छात्रावास में अपने कदम रखे हैं। आज तो ये छात्रावास धन। ये सुन सब हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने शांत रहना ही सही समझा। वो झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी वीरसेन ने अपने स्वर को कठोर करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तेरे कदम यहां तक तो आ गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ये याद रखना, तक्षशिला तुझ जैसों के लिए नहीं बना है। चंद्रगुप्त वीरसेन की बातों को अनसुना करके एक और अपना बिस्तर लगाने लगा। ये देख उनमें से एक राजकुमार चिल्लाते हुए बोला, वो स्थान हम लोग यानी राजकुमारों के सोने के लिए है। तू अपना बिस्तर कहीं और लगा। ये सुन चंद्रगुप्त ने शांति से अपना बिस्तर मोड़ा और उसे ले छात्रावास के कोने में जा पहुंचा। वो किनारा खिड़की के पास था जहां से ठंडी हवा अंदर की ओर बहती थी। उसको वहां बिस्तर लगाता देख वीरसेन और उसके साथियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। रात का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था और चंद्रगुप्त गहरी नींद में सो रहा था कि तभी वीरसेन अपने साथी छात्र के साथ दबे पांव उसके पास आ पहुंचा। वीरसेन ने बिना आवाज की एक खिड़की खोल दी और उसके साथी ने बड़ी सफाई से चंद्रगुप्त का कंबल खींच लिया। कुछ ही समय में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू किया। चंद्रगुप्त को जोरों की ठंड महसूस होने लगी और उसकी नींद खुल गई। अपने पास एक कंबल गायब और खिड़की खुली देख उसे समझ आ गया कि यह उसे परेशान करने के लिए किया गया है। चंद्रगुप्त ने झट से खिड़की तो बंद कर दी, लेकिन ठंड इतनी थी कि कंबल के बिना गुजारा संभव नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस अंधेरे में अपना कंबल खोजे तो खोजे कहां। उसने बगैर कंबल के ही सोने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती कोई ना कोई खिड़की खोल के चला जाता। यह खेल रात भर चलता रहा और जब सवेरे उठने का समय हुआ तो चंद्रगुप्त की आंख लग गई और इस बार वीरसेन ने जानबूझकर उसको एक गर्म कंबल से ढक दिया, जिसकी गर्माहट में चंद्रगुप्त एक गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद जब अचानक चंद्रगुप्त की आंख खुली तो उसे आज तक्षशिला में अपनी पहली कक्षा के लिए देर हो चुकी थी। वो किसी तरह जल्दी से तैयार होकर कक्ष में पहुंचा, जहां आचार्य चाणक्य स्वयं राजनीति विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। चंद्रगुप्त जैसे ही कक्षा में प्रवेश करने को हुआ, चाणक्य ने उसे द्वार पे ही रोक दिया और कठोर स्वर में बोले, मेरी कक्षा में देर से आने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह देख वीरसेन और अन्य छात्रों के चेहरे खुशी से खिल गए। चंद्रगुप्त ने अपने बचाव में बड़ी विनम्रता और घबराहट के साथ कहा, क्षमा करें आचार्य, वो मैं। लेकिन चाणक्य ने उसकी बात काट दी और क्रोधित हो बोले, क्षमा नहीं, दंड मिलेगा तुम्हें। समय का महत्व क्या होता है तुम्हें यह समझाना जरूरी है। चंद्रगुप्त आचार्य को बताना चाहता था कि उसे किस वजह से देर हुई, लेकिन चाणक्य इतने क्रोधित थे कि उसने चुप रहना ही ठीक समझा। चंद्रगुप्त का उतरा हुआ चेहरा देख वीरसेन और अन्य छात्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ सोचते हुए चाणक्य बोले, तुमने जितनी देर मेरी कक्षा में आने में की है, ठीक उतने ही समय के लिए मेरा पाठ खत्म होने के बाद तुम्हें यहां बैठना पड़ेगा, वो भी अकेले। चंद्रगुप्त को शुरुआत में तो यह दंड कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब आचार्य चाणक्य का पाठ खत्म हुआ और सभी छात्र वहां से निकलकर युद्ध कला की कक्षा के लिए जाने लगे, तब उसे आभास हुआ कि आचार्य चाणक्य ने उसे रोक आगे होने वाली कक्षा में भी देर से पहुंचने की सजा दे दी है। वो अब परेशान हो उठा, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा थी। वीरसेन और उसके साथी राजकुमार चंद्रगुप्त की तरफ देख एक कुटिल मुस्कान के साथ एक एक कर वहां से निकल गए। वो जानते थे कि इसके बाद युद्ध कला की कक्षा शुरू होनी है, जिसका पाठ पढ़ाने वाले आचार्य श्वेतांक अपनी कक्षा में देर से आने वालों को कठोर से कठोर दंड देते हैं, ताकि दोबारा उनकी कक्षा में कोई देरी से आने का साहस न कर सके। आचार्य श्वेतांक युद्ध कला सिखाने में पारंगत थे, लेकिन उनके जैसा सख्त स्वभाव का शिक्षक पूरे तक्षशिला में नहीं था। दंड का समय पूरा होते ही
चंद्रगुप्त भागते हुए युद्ध कला की कक्षा में पहुंचा, जहां आचार्य श्वेतांक लगभग अपना पहला पाठ खत्म कर चुके थे। एक छात्र को पहले ही दिन देर से आता देख उनकी त्योरियां चढ़ गई, जिसे देख पीछे बैठे वीरसेन और उसके साथी मंद मंद मुस्कुराने लगे। आचार्य श्वेतांक ने चंद्रगुप्त को कक्षा के द्वार पे रोकते हुए गुस्से में कहा, वहीं रुक जाओ। मेरी कक्षा में देर से आने का साहस भी कैसे किया तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त ने डरते हुए तभी आवाज में कहा, क्षमा करें आचार्य, मेरा नाम चंद्रगुप्त है और आज यहां मेरा पहला दिन है। आचार्य श्वेतांक भड़कते हुए बोले, आज पहला दिन है और पहले ही दिन देरी? समय का कोई मोल है या नहीं? तुमने जो किया है उसका दंड तुमको अवश्य मिलेगा। तुम आज पूरे दिन शस्त्रागार में गर्म लोहा पीटने का काम करोगे। तुम जैसे दुष्ट छात्रों को समय की कीमत सिखाने का यही उचित तरीका है। यह सुन चंद्रगुप्त मायूस हो गया। तक्षशिला में उसका पहला दिन ही इतना बुरा हो जाएगा, उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वो वहीं चिंतित सा खड़ा रहा। उसकी हालत देख वीरसेन और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे। चंद्रगुप्त को ऐसे खड़ा देख आचार्य भड़कते हुए बोले, यहां खड़े रहने से दंड कम नहीं हो जाएगा। तुम अभी मेरे शिक्षण से परिचित नहीं हो, लेकिन शीघ्र ही हो जाओगे। दुखी मन से चंद्रगुप्त शस्त्रागार जा पहुंचा, जहां गर्म लोहे को पीटकर शस्त्र बनाए जा रहे थे। ये शस्त्र किसी व्यापार के लिए नहीं, बल्कि तक्षशिला में छात्रों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए जाते थे। दंड के रूप में अब चंद्रगुप्त ने आग में जल रहे लोहे को पीटने का काम शुरू कर दिया। लोहे पे लगी हर चोट जैसे उसके अंदर एक चोट पैदा कर रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि वो सुबह क्यों सो गया, क्यों उसकी समय पे आंख नहीं खुली। वो जानता था कि यह सब किसका किया धरा है, लेकिन वो अभी यहां के पुराने छात्रों से लड़ नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी एक गलती का हर्जाना उसको यहां से निष्कासित किया जाना बने। इन्हीं सवालों में उलझ वो लगातार काम करता रहा। दिन के तीसरे प्रहर में जब सभी छात्रों की कक्षाएं समाप्त हो गई, तब वीरसेन और उसके कुछ साथी चंद्रगुप्त का मजाक उड़ाने शस्त्रागार आ पहुंचे। चंद्रगुप्त को लोहा पीटते देख वीरसेन बोला, अरे जरा देखो तो शूरवीर चंद्रगुप्त को, शिक्षा लेने आया था और क्या करना पड़ रहा है। वैसे सही भी है, कम से कम इसे अपनी सही जगह तो पता चली। वीरसेन की बात सुन सब एक साथ हंस दिए। चंद्रगुप्त उस अपमान के घूंट को पीकर रह गया। वो क्रोध से उबल रहा था और इसका प्रमाण था उसके द्वारा लोहे पर किया जा रहा हर एक प्रहार। तभी एक राजकुमार ने तंज कसते हुए कहा, लगता है हमने शूरवीर चंद्रगुप्त की भावनाएं एक बार फिर आहत कर दी। पिछली बार इनका गुस्सा घास को सहन करना पड़ा था और आज बेचारा लोहा। इंसानों से लड़ना तो आता ही नहीं है इन्हें। यह सुन चंद्रगुप्त ने लोहा पीटना रोक दिया और सबकी तरफ देखते हुए बड़े शांत लहजे में बोला, देखो, मेरा प्रवेश यहाँ पे योग्यता के आधार पे हुआ है, तो मेरी तुम सबसे विनती है कि मुझे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने दो। यह सुन वीरसेन त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, कौन कहता है कि तू यहाँ के योग्य है? वो तो आचार्य चाणक्य लाना चाहते थे तुझे, इसलिए तू यहाँ तक पहुंच पाया है। नहीं तो तुझे कोई अपने घर में प्रवेश ना दे, तक्षशिला तो बहुत दूर की बात है। यह सुन वीरसेन के साथ मौजूद सब साथी हंसने लगे। चंद्रगुप्त का गुस्से से पारा बढ़ने लगा। इससे पहले की बात आगे बढ़ती तभी वहां शस्त्रागार के प्रमुख आ पहुंचे और उन सबको तुरंत वहां से जाने को कह दिया। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को काम करने का सख्त आदेश दिया और चले गए। चंद्रगुप्त निराश होकर फिर से वहां लोहा पीटने में लग गया। जहां चंद्रगुप्त पुराने छात्रों के उत्पीड़न से परेशान था, वहीं उसके प्रवेश के बाद अब आचार्य चाणक्य को मगध में अपने कार्य को आगे बढ़ाने की चिंता सताने लगी थी। उनकी चिंता का हल मगध पहुंच के ही संभव था। इसलिए मगध निकलने की अनुमति लेने के लिए वो कुलपति से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, कुलपति महोदय, मुझे एक आवश्यक विषय पे आपसे कुछ बात करनी है। कुलपति चाणक्य के ज्ञान और व्यवहार से हमेशा प्रभावित रहते थे और उनके हितैषी भी थे। उन्होंने चाणक्य को बैठने का इशारा करते हुए कहा, हाँ आचार्य, कहिए, क्या बात करनी है आपको?
कहीं ये चंद्रगुप्त के विषय में तो नहीं है? नहीं कुलपति महोदय, ये मेरे अवकाश के विषय में है। मुझे कुछ दिनों के लिए मगध की यात्रा पे निकलना है। यह सुन कुलपति हैरानी भरे स्वर में बोले, मगध? आचार्य, क्या आप भूल रहे हैं कि वहां जाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आपकी जान पे संकट आ सकता है वहां। आपने धनानंद जैसे खूंखार भेड़िए से शत्रुता मोल ली है और अब आप उसी की गुफा में जाना चाहते हैं। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं कुलपति महोदय, लेकिन मेरी चिंता भी खुद की सुरक्षा से ज्यादा बड़ी है। मेरी चिंता भारतवर्ष को लेकर है। जिस हिसाब से राजा धनानंद मगध को चला रहा है, वो दिन दूर नहीं जब सिकंदर उसकी गद्दी को छीन मगध पे अपना कब्जा जमा लेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता। इसीलिए मुझे कुछ ऐसी योजनाओं पे काम करना है जिससे मैं अपने देश को, अपने लोगों को बाहरी ताकतों से सुरक्षित कर सकूं। चाणक्य ने अपनी बात रखते हुए बड़ी दृढ़ता से कहा। उनके स्वर में आत्मविश्वास की झलक थी, जिसे सुन कुलपति बोले, मुझे मालूम है कि आप जिस भी योजना को सोच कर जा रहे होंगे वो अवश्य ही उचित होगी और देश हित में होगी। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि राज दरबार में जो हुआ उसके बाद से मगध आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुलपति की बात सुनकर चाणक्य ने दृढ़ता से कहा, आग को बुझाने के लिए कई बार आग में कूदना ही पड़ता है कुलपति जी। अपनी शिखा को खोल मैंने एक प्रण लिया है, जिसको पूरा करने के लिए मैं आग तो क्या, तहकते लावे में भी कूदने को तैयार हूं। चाणक्य का विश्वास देख कुलपति मुस्कुराए और उन्हें इजाजत दे दी। चाणक्य ने कुलपति का धन्यवाद किया और वहां से चल दिए। लेकिन चाणक्य को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी ये बातें दरवाजे पे कान लगाए आचार्य गजानन सुन रहे थे, और उन्हें पता चल चुका था कि चाणक्य मगध की तरफ निकल रहे हैं। ये जान गजानन के मुख पे कुटिल मुस्कान बिखर आई थी। चाणक्य को कक्ष से बाहर जाता देख वो मन ही मन बोले, आचार्य चाणक्य, आप मगध जा तो रहे हैं, लेकिन इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप वापस तक्षशिला कभी न लौट पाए। मुझे बस आपके मगध प्रवेश की सूचना वहां के सेनापति तक पहुंचानी है, और आपका कटा हुआ सर पाटलिपुत्र के चौराहे। गजानन के मुख पे एक विजयी मुस्कान थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो उसने। कुलपति से मिलने के बाद चाणक्य सीधा शस्त्रागार आ पहुंचे, जहां चंद्रगुप्त अभी भी लोहा पीटने में लगा हुआ था। वो थक के चूर हो चुका था और उसका शरीर शीतल पड़ने लगा था। इतनी कठोर सजा की अपेक्षा उसने नहीं की थी। चाणक्य को देख चंद्रगुप्त के मुख पर एक आशा की किरण जगी। उसने उनको प्रणाम कर एक ही सांस में रात की पूरी घटना कह डाली। चंद्रगुप्त की बात सुन चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, समय बहुत मूल्यवान वस्तु है जिसे तुम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। रही बात उन छात्रों की, तो मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, चालाक बनाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान कभी ना कर सके। आज किसी की वजह से तुम्हारे समय का, तुम्हारी शिक्षा का नुकसान हुआ है। कल यह नुकसान तुम्हारे आत्मविश्वास का, तुम्हारे साहस का भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने बलबूते पे हर स्थिति का सामना करना सीखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी शिक्षा में कोई अवरोध ना बन सके। चाणक्य की बातें चंद्रगुप्त को भीतर तक भेद, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर रही थी। वो समझ रहा था कि उसे परिस्थितियों से भागना नहीं,
बल्कि उनका सामना करना सीखना पड़ेगा। चंद्रगुप्त ने अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैं समझ गया आचार्य, मुझे माफ करें। आज के बाद मैं अपने सीखने की प्रक्रिया में किसी को बाधा नहीं बनने दूंगा। यह सुन चाणक्य मुस्कुराए और फिर एक गंभीर मुद्रा में बोले, अच्छी बात है। मैं कुछ विशेष कार्यों के चलते मगध जा रहा हूं। मुझे आशा है कि तुम अपनी शिक्षा मेहनत और लगन से ग्रहण करते हुए सुकेतु का भी ध्यान रखोगे। बस ये याद रहे कि यहां के छात्रों की तुलना में तुम्हारे पास सीखने के लिए ठीक आधा समय है। तुम्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक बड़ा खतरा हमारे भारतवर्ष पर अपने कदम पसार रहा है और हमें उसे रोकना है। चंद्रगुप्त चाणक्य के शब्दों को सुन उत्साहित हो चुका था। सुबह से छाई निराशा अब जैसे मिटने लगी थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को समझाकर वहां से चले गए। अगले दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी मगध की यात्रा पर चल दिए। वहां से निकलने से पहले उन्होंने सूरजमल को चंद्रगुप्त की सुरक्षा का जिम्मा एक बार फिर याद दिलाया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि उनकी अनुपस्थिति में आचार्य गजानन या फिर उनके शिष्य चंद्रगुप्त के लिए कोई बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी करेंगे। जहां चाणक्य एक लंबा सफर तय कर मगध के समीप पहुंचने वाले थे, वहीं गजानन के द्वारा भेजा गया उनका एक सेवक राजहंस चाणक्य से पहले मगध की सीमा पर पहुंच उनको फंसाने का काम शुरू कर चुका था। उसका काम था सीमा सुरक्षा के सेनापति को चाणक्य के आने की सूचना देना। राज्य के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच उसे बस सैनिक दिखाई दिए। उसे पता था कि सैनिकों को बताकर बात नहीं बनेगी, इसलिए वो सेनापति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसकी मनोकामना पूरी हो गई। सीमा सुरक्षा के सेनापति भुजंग अपने घोड़े पर बैठ दौरा करते हुए द्वार के पास आ गए। उन्हें देखते ही राजहंस उनकी ओर दौड़ उन्हें आवाज देने लगा, सेनापति जी, सेनापति जी। पर सेनापति भुजंग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे बगैर आज्ञा के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ भागता देख सैनिकों ने भालों से घेर लिया। लेकिन राजहंस के पास बस यही मौका था। पति को संबोधित कर 2 बार आवाज लगाई, एक राजद्रोही की खबर लेकर आया हूं सेनापति जी, उसे पकड़ लेंगे तो राजा से इनाम मिलेगा। तभी एक सैनिक अपना भाला उसकी छाती के पार करने वाला था कि इनाम वाली बात सुन सेनापति की आवाज गूंजी, ठहरो। सैनिक ने भाला नीचे कर लिया। इसे मेरे पास आने दो। सेनापति के आदेश पर सैनिकों ने राजहंस को सेनापति के पास जाने दिया। सेनापति से मिल राजहंस ने अपना परिचय दिया और बोला, मेरा नाम राजहंस है, मैं तक्षशिला से हूं। चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण जिसने राजा धनानंद को उनके दरबार में ललकारा था, आज किसी भी समय मगध में प्रवेश करने वाला है। अगर आपने उसे पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया तो इनाम तय है। सेनापति को एक दरिद्र ब्राह्मण का राजा को चुनौती देने वाली बात का पता तो था, लेकिन उसने कुछ सोचते हुए सवालिया नजरों से राजहंस की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो मुझे तो इनाम मिलेगा, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा होगा? प्रश्न सुन राजहंस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, मानो वो इसी प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था। उसने सेनापति के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, बस यूं समझ लीजिए कि आपका शत्रु मेरे गुरु का भी शत्रु है, इसलिए मैं आपका मित्र बन आपकी मदद करना चाहता हूं। चाणक्य मारा गया तो आपको आपका इनाम मिल जाएगा और मेरे गुरु को जीवन भर के लिए उससे छुटकारा। राजहंस के इस उत्तर ने सेनापति का भरोसा जीत लिया। अब उसकी आंखों में इनाम की लालसा साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजहंस से कहा, तो ठीक है, तुम उस ब्राह्मण की पहचान करवाकर उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो। एक बार पकड़ा गया तो उसका सर और मेरी तलवार होगी, पर अगर यह खबर गलत निकले तो तलवार तो मेरी ही होगी, लेकिन सर तुम्हारा होगा। यह सुन राजहंस कांप गया, लेकिन अब अपने कहे से वो पीछे नहीं हट सकता था। उसे हामी भरनी पड़ी। सेनापति ने आदेश देकर मगध के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़ बाकी सारे प्रवेश द्वार बंद करवा दिए, ताकि चाणक्य को मजबूरन उसी द्वार से आना पड़े
और राजहंस उनकी पहचान कर ले। चाणक्य जब मगध की सीमा के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो द्वार पर लगी भीड़ देख चकित रह गए। चाणक्य ने भेष बदला हुआ था। उन्होंने वहां मौजूद एक राहगीर से इतनी भीड़ जमा होने का कारण पूछा तो उसने उत्तर देते हुए कहा, अरे सीमा प्रवेश के सारे द्वार तो बंद हैं, बस यही एक मुख्य द्वार है जहां से प्रवेश मिल रहा है। आप भाग्यवान हैं जो सीधा इस द्वार पर आए। मैं तो कुछ समय पहले दूसरे द्वार से प्रवेश कर रहा था कि अचानक द्वार बंद कर दिए गए। कारण पूछने पर कुछ बताया भी नहीं। वहां से फिर यात्रा कर यहां पहुंचा हूं। अब जब भाग्य में दौड़ना ही लिखा है तो वही सही। ऐसा कहते हुए वो राहगीर आगे बढ़ गया। चाणक्य को यह सब थोड़ा अटपटा सा लगा और वो द्वार से उचित दूरी बनाए रखते हुए ध्यान से सुरक्षा व्यवस्था को देखने लगे। मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति के सामान से ज्यादा उसकी पहचान करने पर जोर दिया जा रहा था। बैलगाड़ियों में रखे माल पर भालों से मार मार के उनकी जांच हो रही थी। चाणक्य को यह तो समझ आ गया वो सैनिक सामान से ज्यादा किसी आदमी की तलाश में है। और तभी उनकी नजर द्वार से थोड़ी दूर सैनिकों के साथ खड़े एक साधारण आदमी पर पड़ी जो प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति को बड़ी बारीकी से देख रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजहंस था, लेकिन चाणक्य उससे कभी मिले नहीं थे, इसलिए वो उनके लिए बस एक अनजान आदमी ही था। चाणक्य को इतना समझ आ गया कि हो ना हो तक्षशिला में उनके मगध जाने की भनक किसी ना किसी को लग गई थी और उसने अपना आदमी भेज चाणक्य को पकड़वाने की साजिश खूब अच्छे से रची थी। चाणक्य ने मन ही मन सोचते हुए कहा, कुलपति तो ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? आचार्य मेघनाथ, आचार्य गजानन। सबको पता है कि मगध में पकड़े जाने पर मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, तो फिर कौन है जो मेरे प्रति इतनी घृणा पाल के बैठा है कि मुझे मारकर ही दम लेगा? इन सब सवालों ने मानो चाणक्य को घेर लिया था। वो चिंतित हो उठे। उनके मन में उठ रहे सवालों का तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन सामने खड़ी चुनौती स्पष्ट थी। चुनौती मगध में प्रवेश करने की। तक्षशिला वापस लौटना एक आसान उपाय था, लेकिन चाणक्य कब तक उस चुनौती से बच सकते थे? अगर उन्हें अपनी शिखा के मान के लिए लिया गया वचन पूरा करना था तो उसका एक अहम हिस्सा मगध था। राजा धनानंद के पूर्ण सर्वनाश के लिए उनके कमजोर पहलुओं को अपने पक्ष में करना आवश्यक था और यह कार्य बगैर मगध में प्रवेश किए नहीं हो सकता था। अब सवाल यह था कि मगध में प्रवेश कैसे किया जाए, क्योंकि पकड़े जाने के अंजाम को चाणक्य बखूबी जानते थे और वो था सर काटकर उनकी मृत्यु। मगध के मुख्य प्रवेश द्वार पर जिस तरह से हर आदमी की पहचान हो रही थी, उसमें चाणक्य का बदला हुआ भेष कारगर नहीं था। वो पकड़े जा सकते थे। कुछ देर सोच उन्होंने अपने व्यापारी वाले भेष का इस्तेमाल करते हुए स्थिति पलटने का उपाय खोज लिया। अब वो उस भीड़ में शामिल हो गांधार राज्य से आए व्यापारियों को तलाशने लगे और जल्द ही उनकी ये तलाश पूरी हुई। द्वार से कुछ दूर एक कोने पर करीब 20 व्यापारी अपने परिवार के साथ मगध में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी वेशभूषा और बोली से चाणक्य को यह समझते देर नहीं लगी कि वो लोग सिकंदर के सामने गांधार के राजा आंबी के आत्मसमर्पण के बाद गांधार छोड़ मगध में बसना चाहते हैं। चाणक्य ने उनके मुखिया के पास जाकर नमन किया और बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे गांधार प्रदेश से आए प्रतीत होते हैं। चाणक्य की बात सुन मुखिया अचंभित था और प्रश्न करते हुए बोला, आपको कैसे पता हम गांधार प्रदेश से आए हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, भला अपने प्रदेश के आदमी को कोई कैसे नहीं पहचान पाएगा? चाणक्य का जवाब सुन मुखिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। आखिर इस अजनबी प्रदेश में उसकी मुलाकात अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति से हो रही थी। उसने अपने साथी व्यापारियों का भी परिचय चाणक्य से करवाया और उसके बाद उनसे प्रश्न करते हुए कहा,
आपके मगध आने का कारण? चाणक्य उत्तर देते हुए बोले, गांधार राज्य के हाल तो आपको पता ही है। मैं सिकंदर के आक्रमण से पहले राजा आंबी की सेना में था, पर कुछ निजी कारणों से सेना को छोड़ व्यापार करने लगा। व्यापार भी सही चल रहा था, लेकिन राजा के आत्मसमर्पण के बाद मैं अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गया। आपकी तरह मैं भी नए प्रायोजनों की तलाश में मगध आया हूं। मुखिया ने चाणक्य की बात सुनकर कहा, गांधार के बाद अब मगध ही एक ऐसा राज्य है जहां व्यापार जमाया जा सकता है, इसलिए हमने भी अपने परिवार के साथ यहां आने का निश्चय किया। वैसे आपका परिवार, क्या आपका परिवार भी आपके साथ आया है? चाणक्य ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो लोग अभी तक्षशिला में हैं। मैंने सोचा पहले थोड़ा काम जमा लूं, तभी परिवार को साथ लेकर आऊं, लेकिन यहां पहुंच मुझे अपने इस निर्णय पर संशय हो रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया गंभीर हो गया। बोला, कैसा संशय? चाणक्य ने द्वार की तरफ देखकर कहा, उन सैनिकों के बीच खड़े उस साधारण पोशाक वाले आदमी को देख रहे हो? चाणक्य राजहंस की ओर इशारा कर रहे थे। मुखिया ने उस दिशा में देखते हुए हाँ में सर हिलाया। चाणक्य आगे बोले, वो आदमी राजा आंबी की सेना में गुप्तचर था। अब जब राजा ने सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए हैं, तो इस गुप्तचर का यहां दिखना मुझे अटपटा सा लग रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर पूछा, पर भला ये यहां खड़ा हो कर क्या रहा है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, गांधार से आए लोगों यानी आप और मुझ जैसे लोगों को पहचानने का काम कर रहा है। इसकी एक आवाज पर हम जैसे भोले इंसानों को दुश्मन करार देकर बंदी बनाया जा सकता है, और शायद सेनापति को यह पता ही ना हो कि जिसे उन्होंने मित्र मान रखा है, वो आदमी मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन मुखिया और बाकी व्यापारी चौंक गए। मुखिया ने प्रश्न करते हुए कहा, तो इसका हल क्या है? क्या हम मगध में प्रवेश नहीं कर सकते? चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, हल है। इससे पहले कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण करे, तुम उसका सर्वनाश कर दो। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो इस भीड़ में मौजूद गांधार से आए सभी लोगों को एकजुट हो उस गुप्तचर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चाणक्य की बात सुन व्यापारियों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण जागी, और उन्होंने उस गुप्तचर के खिलाफ सबको एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां मौजूद सारे व्यापारी एक हो गए। गांधार से आए व्यापारियों का मुखिया सबको ले द्वार की तरफ बढ़ा। चाणक्य भी उसी भीड़ में थे। द्वार पर पहुंच उन्होंने तलाशी ले रहे सैनिक से राजहंस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह आपके सैनिकों के बीच सादी वेशभूषा में जो आदमी है, क्या आप जानते हैं ये कौन है? इससे पहले कि वो सैनिक कुछ जवाब देता, सेनापति ने उसकी बात सुन कहा, जो भी हो, तुम्हें क्या? वैसे भी प्रश्न पूछना तुम्हारा काम नहीं है। चुपचाप प्रवेश कर जमा करो और तलाशी दो। मुखिया वहीं रुक गया और बोला, तो अब मगध के ये दिन आ गए हैं कि गांधार के गुप्तचर की मदद लेनी पड़ रही है। मुखिया की बात सुन सेनापति चौंक गया। राजहंस को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कौन है जो उस पर उंगलियां उठा रहा है। सेनापति ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुखिया से प्रश्न किया, ताबी है, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रमाण है कि एक गुप्तचर है? मुखिया थोड़ा डर गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, हम गांधार से हैं और इस आदमी को जानते हैं। यह आदमी राजा आंबी का गुप्तचर था। क्षमा कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से आप चौंके, मुझे लगता है शायद आपको भी इसका अतीत नहीं पता है। तो मुझे यकीन है कि इसने आपसे भी झूठ बोला है और मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन राजहंस आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, झूठ कह रहा है ये आदमी। मुखिया ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, मैं झूठ हो सकता हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े ये लोग, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? तभी सारे व्यापारी एक साथ बोल पड़े, हाँ हाँ, ये गुप्तचर था, हम इसे अच्छे से जानते हैं। चाणक्य का यह दाव अपना काम कर गया। इतने लोगों का एक साथ हो राजहंस को गुप्तचर बताना भला कैसे गलत हो सकता था? सेनापति भुजंग ने तुरंत सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, बंदी बना लो इसे। सैनिक राजहंस की ओर लपके और उसको तुरंत बंदी बना लिया। राजहंस चिल्लाते हुए बोला, झूठे हैं ये सब चाणक्य का किया धरा है, मेरी मानो, ये सब उसी की चाल है। सेनापति ने राजहंस को गर्दन से पकड़ मुखिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये चाणक्य है? उसने नामे सर हिलाया। उसके बाद सेनापति ने 4-5 और लोगों की शक्ल दिखाते हुए बोला, क्या इनमें से कोई चाणक्य है? राजहंस का उत्तर अभी भी ना ही था। सेनापति ने गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहा, तो कहां है चाणक्य? झूठ बोलता है, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। अब इससे सच हम उगलवाएंगे। सैनिकों ने राजहंस को पकड़ा और वहां से ले गए।
राजहंस का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। भीड़ में व्यापारी के भेष में खड़े चाणक्य के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनका रास्ता साफ हो गया था और अब वो उन व्यापारियों के साथ मगध में प्रवेश कर गए। मगध में प्रवेश कर चाणक्य पाटलिपुत्र में अपने घर की ओर बढ़ गए। राह में चलते हुए उन्हें यशोधरा की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी और कुछ ही देर में वो अपने घर के समीप थे। अब चाणक्य सतर्क हो एक एक कदम नाप तोल के रखने लगे। घर के बाहर पहुंच उन्होंने देखा कि किवाड़ बंद है। चाणक्य को समझ नहीं आया कि आखिर यशोधरा कहां चली गई। उन्होंने मन में उठ रही अनेक आशंकाओं, अनेक सवालों पर रोक लगाते हुए यशोधरा की प्रतीक्षा करना ही सही समझा। वो घर से कुछ दूर हटकर यशोधरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन का आखिरी प्रहर शुरू हो चुका था, लेकिन यशोधरा का कोई अता पता नहीं था। चाणक्य के मन को आशंकाओं ने एक बार फिर से घेर लिया। कुछ सोचते हुए वो मन ही मन बोले, आखिर कहां है यशोधरा? बाजार गई होती तो अब तक तो लौटने का समय हो गया था। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? कहीं वो संदेशवाहक जिसे मैंने भेजा था पकड़ा तो नहीं गया? फिर तो शक्टार और शंभू काका दोनों नहीं। ये सब सोच चाणक्य के माथे पर फैली चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। अब अगर किसी से जानकारी मिल सकती थी तो वो थे शंभू काका, लेकिन चाणक्य को यह भी नहीं पता था कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन इस बात की पुष्टि उनके घर जाकर ही हो सकती थी। चाणक्य ने अंतिम बार अपने घर की ओर देखा और फिर शंभू काका के घर की तरफ चल दिए। इधर चाणक्य शंभू काका के घर की तरफ बढ़े तो उधर तक्षशिला में अपनी कक्षा समाप्त कर चंद्रगुप्त सुकन्या से मिलने सेवक कक्ष की ओर चल दिया। लेकिन वो वहां नहीं थी। उसने सुकन्या को ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। सुकन्या को कहीं ना देख उसने एक सेवक से पूछा, आचार्य चाणक्य का सेवक सुकेतु कहाँ है? मुझे उससे काम था। सेवक ने जवाब देते हुए कहा, शाम में नदी से पानी लेने गया था, लेकिन अब तक तो लौटाना चाहिए था। पता नहीं कहां रह गया। कुछ देर प्रतीक्षा करो, आता ही होगा। चंद्रगुप्त ने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन सुकन्या का कोई अता पता नहीं था। सूरज ढल चुका था और अब चंद्रगुप्त को सुकन्या की चिंता होने लगी। उसने अब और प्रतीक्षा न करते हुए अपनी तलवार पकड़ी और नदी की ओर जाने का निर्णय लिया। उसका यह निर्णय सही भी था, क्योंकि सुकन्या बीच जंगल में 2 डकैतों से घिरी हुई थी। पानी लेकर वापस लौटते हुए सुकन्या की नजर 2 डकैतों पर पड़ी, जो कि एक यात्री को लूट रहे थे। ये देखते ही उसके सामने डकैत का शिकार हुए अपने मृत माता पिता की आकृति उभर आई। उसने तुरंत पानी का बर्तन फेंका और एक मजबूत डंडा उठाकर उन डकैतों पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से वो लोग सकपका गए। पीछे मुड़े तो सामने एक नौजवान बालक खड़ा दिखा, जो हाथ में डंडा लिए उनका सामना करने को तैयार था। ये बालक और कोई नहीं, सुकन्या ही थी, जो कि सुकेतु बंद तक्षशिला में रह रही थी। पर उसके रूप को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़का नहीं, लड़की है। उसकी आंखों में रोष साफ झलक रहा था। वो दोनों डकैत उस यात्री को भूल सामने खड़े बालक की ओर बढ़ते हुए बोले, बहुत अच्छा है ना तुझे योद्धा बनने की, अब देख। ऐसा कह वो दोनों अपनी तलवार ले उस पर टूट पड़े। सुकन्या उनके वार से बचते हुए फुर्ती से एक और कूदी और अगले ही पल उसने डंडे को लहराते हुए उनके पांव पर वार किया। वार के चलते वो दोनों नीचे जा गिरे। सुकन्या और उन डकैतों को आपस में उलझा हुआ देख उस यात्री ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही उचित समझा। अब वहां पर सुकन्या और वो 2 डकैत ही थे। सुकन्या ने अपने डंडे से अगला प्रहार किया, लेकिन इस बार उसका वार खाली गया। उन दोनों ने भी उतनी ही फुर्ती दिखाई और उसके वार से बच गए। अगले ही पल उनमें से एक ने अपनी तलवार से सुकन्या पर वार किया। सुकन्या ने हमले से बचने के लिए अपना डंडा आगे कर दिया, लेकिन भला एक डंडा तलवार के आगे कहां टिकता। डंडा कट के दूर जा गिरा और इससे पहले कि सुकन्या संभलती, दूसरे डकैत ने उसके पीछे से सर पर वार कर दिया। सुकन्या ने ऐन मौके पर अपना सर नीचे किया और दूसरी ओर छलांग लगाई, लेकिन उस तलवार के वार ने उसकी पगड़ी को चीर दिया था। पगड़ी पर चीरा लगते ही सुकन्या के केश खुल गए और उसका असली चेहरा उनके सामने आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक लड़के से नहीं, बल्कि एक लड़की से हो रहा था। एक निहत्थी लड़की को अपने सामने देख दोनों के चेहरे खिल गए। उन दोनों ने सुकन्या को घेर लिया। उनमें से एक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतनी सुंदर तो हो, फिर क्यों छुपा रखा है ये रंग रूप? ये सुंदरता पहले ही दिखा देती तो उस यात्री को तो हम ऐसे ही छोड़ देते। उनकी बात सुन सुकन्या आंख बबूला हो गई, लेकिन अब वो अकेली और असहाय थी।
वो लोग लाल टपकाते हुए सुकन्या की तरफ बढ़े कि तभी सुकन्या के कानों में चंद्रगुप्त की आवाज गूंजी, माटी। आवाज सुन जैसे ही वो डकैत चंद्रगुप्त की तरफ मुड़े, सुकन्या को चंद्रगुप्त के शब्द का इशारा समझ आ गया। उसने तुरंत उन दोनों की आंखों में मिट्टी उछाल दी। उन डकैतों को संभलने का मौका नहीं मिला। उनके हाथों से तलवार छूट गई और वो लोग आंखों को उंगलियों से मसलते हुए इधर उधर भटकने लगे। मौका देख चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार की मूठ से दोनों के सिर पर जोर का प्रहार किया और अगले पल दोनों डकैत मूर्छित हो जमीन पर थे। चंद्रगुप्त तुरंत सुकन्या की ओर बढ़ा और बोला, तुम ठीक तो हो? चंद्रगुप्त को सामने देख जैसे सुकन्या के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने चंद्रगुप्त का धन्यवाद करते हुए कहा, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं ये डकैत मेरे साथ। ऐसा कहते कहते सुकन्या रुक गई। उसकी आंखें नम हो गई। चंद्रगुप्त ने उसे सहारा देते हुए ऊपर उठाया और बोला, कुछ नहीं होता तुम्हें, याद रखना तुम एक योद्धा हो और योद्धा अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार नहीं मानते। चंद्रगुप्त ने जिस तरह सुकन्या पर अपना विश्वास जतलाया, उसके मन में उठ रही शंका उसके सवाल हो गए। चंद्रगुप्त को अपने साथ खड़ा देख वो खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो एक पल में उसका खोया आत्मविश्वास लौट आया हो। उसके बाद उसने तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए चंद्रगुप्त को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। तक्षशिला आने वाला था कि चंद्रगुप्त ने सुकन्या के खुले केश देखकर कहा, सुकन्या, तुम्हारे सुकेतु बनने का समय आ गया है। और ऐसा कह चंद्रगुप्त ने अपनी पगड़ी खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दी। सुकन्या ने उसके हाथ से पगड़ी का कपड़ा लिया और उन दोनों की खिलखिलाती हंसी उस वातावरण में गूंज उठी। इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उदास मन लिए शंभु काका रात्रि का भोज कर जैसे ही अपने शयन कक्ष की ओर बढ़े तो दरवाजे को हल्का सा खुला देख वहीं रुक गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई सेवक नहीं दिखा। सेवक को तो अभी अभी उन्होंने ही भेजा था। उनके मस्तिष्क में अमात्य द्वारा नकली प्रमाण प्रस्तुत कर रक्षा मंत्री शक्टार को राजद्रोही घोषित कर बंदी बनाए जाने के दृश्य कौंध गए। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें आभास होने लगा कि अब उनका भी समय आ चुका है। उन्हें यकीन हो गया कि अमात्य ने अवश्य किसी मसाई सैनिक को उन्हें मारने भेज दिया, जो कि उस द्वार के अंदर घात लगाए बस उन्हीं का इंतजार कर रहा है। शंभू काका थे बूढ़े, पर उस मसाई सैनिक के सामने अपनी गर्दन झुकाकर उसका शिकार बनना उन्हें मंजूर नहीं था। वो दबे पांव वहां से हटे और दूसरे कक्ष में जाकर अपनी तलवार ले आए। दरवाजे के सामने वापस आकर उन्होंने एक किनारे हो दरवाजे को लात मारी, लेकिन अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वो सावधानी से दोनों हाथों से तलवार पकड़ अंदर घुसे। उन्होंने झांक के इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। मंत्री शक्टार के पकड़े जाने के बाद शंभुनाथ को पता था कि अब अमात्य का अगला वार उन्हीं पर है, इसलिए अब वो किसी भी जगह सुरक्षित नहीं थे। शयन कक्ष में किसी को ना देख शंभुनाथ ने गहरी सांस ली कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वो तलवार ले जैसे ही पलटे तो सामने चाणक्य थे। चाणक्य ने अपना सर झुकाते हुए उन्हें नमन किया और बोले, ऐसे एक अपराधी की तरह आपके कक्ष में घुसने के लिए क्षमा चाहूंगा काका। चाणक्य को देख शंभू काका की उखड़ी सांस जैसे वापस आई और उन्होंने तलवार को नीचे रख चाणक्य को आशीर्वाद दिया। चाणक्य को देख शंभू काका भावुक थे। उनको भावुक देख चाणक्य चिंतित हो गए और उनसे प्रश्न करते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना काका? मैं यशोधरा से मिलने घर गया था, परंतु वो वहां नहीं थी। शंभू काका ने चाणक्य की चिंता को कम करते हुए कहा, यशोधरा सुरक्षित है। चाणक्य के कान मानो ये सुनने के लिए तरस रहे थे। यशोधरा की कुशलता के बारे में जान उन्हें संतुष्टि मिली। शंभू काका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, यशोधरा तो सुरक्षित है। तुम्हारा संदेश मिलते ही मंत्री शक्टार ने उसे उसके मायके भेजने का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अमात्य ने राजद्रोह के इल्जाम में फंसा कारागार में डलवा दिया। यह सुन चाणक्य के होश उड़ गए। मंत्री शक्टार का पकड़ा जाना उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। चाणक्य ने हैरानी में पूछा, यह कैसे हुआ काका? शंभुनाथ बोले, अमात्य ने गहरी साजिश रची। उसने यूनानियों का भेजा गया एक निमंत्रण पत्र बड़ी चालाकी से मंत्री शक्टार के कक्ष में रखवा दिया और फिर उनके कक्ष की छूटी तलाशी करवा वो पत्र बरामद कर बड़े दरबार में राजा धनानंद के सामने रख दिया। धनानंद को तो तुम जानते ही हो, अमात्य पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। अगले ही पल शक्टार पर राज दुख गया
और उन्हें बंदी बना लिया गया। ये सब सुन चाणक्य के अंदर घबराहट उमड़ने लगी। चिंता की रेखाएं उनके माथे पे उभरने लगी। तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा, काका जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन धनानंद के साथ उससे भी बुरा होगा, ये मेरा प्रण है काका। शंभुनाथ चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, धनानंद की एक कमजोरी का पता चला है मुझे, जिसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चाणक्य ने तुरंत ही उत्सुकतावश पूछा, वो क्या है काका? धनानंद का बेटा पब्बत। ये सुन चाणक्य अचंभित रह गए और बोले, काका उसका बेटा और कमजोरी कैसे? शंभुनाथ आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, हाँ, उसका बेटा पब्बत वो धनानंद का सबसे कमजोर पहलू है, और जिस तरह दोनों में अनबन रहती है ये हमारे पक्ष में है। पब्बत धनानंद से घृणा करता है और इस घृणा का इस्तेमाल हम धनानंद के खिलाफ कर सकते हैं। चाणक्य की दूरदर्शी सोच ने तुरंत ही पढ़ लिया कि आगे की योजना पे कैसे काम करना है। वो ज्यादा देर शंभू काका के यहां रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं था। वो शंभू काका को अपना ख्याल रखने की बात कहे उनसे विदा ले वहां से चल दिए। चाणक्य को अब किसी तरह पब्बत से मिलना था, क्योंकि उनकी विजय का अब वही एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल कर धनानंद के निरंकुश शासन को चुनौती दी जा सकती थी। चाणक्य ने रात किसी तरह छिपते छिपाते बिताई और अगली सुबह उनका प्रथम उद्देश्य था किसी तरह पब्बत से संपर्क स्थापित करना। चाणक्य अपना भेष बदल राजमहल के बाहर आ पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि कुछ ही समय में राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ भिक्षा दान के लिए बाहर आने वाले हैं। बाहर भिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर के बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनके बीच चाणक्य भी मौजूद थे। कुछ ही समय में राजमहल का मुख्य द्वार खुला और राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ बाहर आए। उनके साथ कई सारे सैनिक और सेवक थे। धनानंद को देखते ही चाणक्य को मानो अपनी ली हुई प्रतिज्ञा याद आ गई। उनका शरीर क्रोध से कांप उठा, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह अपने आप को नियंत्रित किया और सामने घट रही घटनाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया। चाणक्य ने पब्बत पे ध्यान दिया तो वो लगभग चंद्रगुप्त की ही उम्र का था। उसके माथे पे एक राजसी तेज था और उसकी वेशभूषा दूर से ही उसके राजकुमार होने का परिचय दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे कि वो किसी बात को लेकर बहुत नाराज हो और मन ही मन कोड़ा हो। धनानंद के कहने पे वो उनके साथ भिक्षा समारोह का भागीदार बनने आ तो गया था, लेकिन उसका मन विचलित था। उसके चेहरे पे बनावटी हंसी उसकी स्थिति साफ दर्शा रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ और धनानंद ने वहां उपस्थित लोगों को एक एक करके दान देना शुरू कर दिया। चाणक्य एक तरफ खड़े धनानंद और पब्बत के ही क्रियाकलाप देख रहे थे। धनानंद ने पब्बत को भी दान बांटने के लिए आगे किया, लेकिन उसकी सूरत बता रही थी कि वो ये सब जबरदस्ती कर रहा है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। अचानक दोनों में दबे हुए शब्दों में कुछ मनमुटाव हुआ और पब्बत चढ़ते हुए भिक्षा समारोह छोड़कर वहां से चला गया। चाणक्य को समझ नहीं आया कि दोनों में क्या बात हुई, लेकिन यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच संबंध अच्छे तो नहीं है। चाणक्य की नजरें पब्बत पे गई तो वो द्वार से अंदर चला गया था। अब उनकी चिंता यह थी कि आखिर पब्बत से कैसे मिले। वो ये सोच ही रहे थे कि कुछ देर में पब्बत घोड़े पे सवार हो महल के द्वार से बाहर निकला, जिसे देख चाणक्य को आगे की रणनीति समझ आ गई। पब्बत को ऐसे बाहर जाते देख धनानंद ने सेनापति को आदेश दिया कि वो कुछ सैनिकों को उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेजे। आदेश मिलते ही कुछ सैनिक घोड़ों पे सवार हो पब्बत के पीछे चल पड़े। चाणक्य के लिए यह सुनहरा मौका था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो पब्बत जंगल की तरफ ही जा, क्योंकि उसके कंधों पे धनुष और तरकश था। चाणक्य भी बगैर समय गवाए तुरंत ही जंगल की तरफ बढ़ गए और कुछ ही समय में वो जंगल में थे। चाणक्य का अंदेशा सही था। पब्बत शिकार के लिए आया था। हाथों में धनुष पकड़कर वो शिकार तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक हिरण पे पड़ी। पब्बत ने तुरंत ही निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, लेकिन वो तीर अपना निशाना चूकते हुए सीधा एक पेड़ में जा धंसा। तीर की आहट सुन हिरण तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। अपने शिकार को भागता देख पब्बत मानो अपने आप से ही चिढ़ गया। तभी जिस पेड़ में वो तीर धंसा था उसी के पास से चाणक्य निकलकर पब्बत के सामने आ गए और उस तीर को पेड़ से निकाल दूर खड़े पब्बत को आवाज लगाते हुए बोले, जिस तरह से तुम धनुष साध रहे हो
निशाना कभी भी सटीक नहीं लगेगा। दूर खड़े एक ब्राह्मण को अपनी धनुर्विद्या पर प्रश्न उठाते देख पब्बत का पारा जैसे आसमान छू गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, छे ये ज्ञान देने वाले तुम होते कौन हो? चाणक्य वहीं खड़े हो गंभीरता से बोले, वो हूं जो तुम्हारे निशाने को अचूक बना सकता है। यह सुन पब्बत और गुस्से में भड़कते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे निशाने पे सवाल करने की? मेरी चूक को मेरी भूल मत समझ बैठिएगा। इतना ही गर्व है ना अपने ऊपर, तो फिर अगले तीर का निशाना मुझे बना के देखो। मैं यहीं इसी पेड़ के सामने खड़ा हूं। ये बोल चाणक्य उस पेड़ के सामने खड़े हो गए। पब्बत ने भी तैश में आते हुए धनुष चाणक्य की तरफ तान दिया और एक तीर प्रत्यंचा पे चढ़ा डोरी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके निशाने पर अब सामने खड़े चाणक्य थे। दोस्तों, अब क्या होने वाला है कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य एपिसोड 12। अब आज का सफ़र बस यहीं तक। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।